हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज से हम लोग साल्ट शुरू करने जा रहे हैं। एसिड, बेस और साल्ट चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने एसिड और बेस काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। लेकिन अब हम लोग साल्ट्स के 2-3 लेक्चर पढ़ने के बाद ये चैप्टर एंड करेंगे और उसके बाद इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चंस। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपको हर एक पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कीजिए, अगर आपने यहां से सारे नोट्स बना लिए हैं तो इतना सफिशियंट है, बहुत है। जितना मैंने पढ़ाया है और लिखवाया है ये मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। तो इसी चीज को, जो नोट्स आपने बना लिया है, उसी चीज को बार बार रिवाइज कीजिए। 2 बार 3 बार याद करेंगे, पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाएंगी। ठीक है ना। वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूं तो एक चीज को 2 बार 3 बार बोलता हूं, यूज करता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे। लेकिन फिर भी अभी नया नया है, कोई भी चीज पहली बार होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है। तो पहली बार आप लोगों के सामने ये आ रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। हर 2 दिन 4 दिन पर लेकर कहीं भी बैठ जाइए और रिवाइज कीजिए। साल्ट्स में भी 2-3 लेक्चर लगेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, एमसीक्यू टाइप्स, ओके, एनसीईआरटी के भी सवाल करेंगे। तो देखिए साल्ट्स, मैं आप लोगों को पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता चुका हूं। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, इसको पहले आप खुद ट्राई कीजिए। इन सारे क्वेश्चंस को मैं जब आपकी रिवीजन कराऊंगा उसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इसको आप लोग पहले एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर वहां पे रिवीजन वाला जब सीरीज आप लोग देखेंगे तो उसमें ये सवाल आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हम लोग अब साल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या होते हैं भैया साल्ट्स? साल्ट्स पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि साल्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस। जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे सिंपल बात, बेस ले लो NaOH, एसिड ले लो HCl, इन दोनों को मिला दो, ये बन गया NaCl प्लस H2O। देखा, एसिड और बेस मिला, साल्ट बन गया। क्लियर है ना। NaOH ले लो, H2SO4 एसिड ले लो, तो क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। एसिड और बेस मिला, साल्ट बन गया। तो साल्ट हमेशा बनेगा एसिड और बेस के मिलाप से, यानी एसिड बेस आपस में मिलेंगे, साल्ट का निर्माण हो जाएगा। साल्ट्स जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 पार्ट्स होता है। एक पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है जिसको कि केटायन कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो निगेटिव आयन होता है जैसे कि एनायन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे NaCl देखिए, तो इसमें 2 पार्ट है ना, एक Na प्लस है और Cl माइनस है। अभी हमने जैसे बनाया Na2SO4 एक साल्ट है तो इसके भी 2 पार्ट हैं, Na प्लस एक तरफ है और SO4 2 माइनस एक तरफ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी साल्ट होगा उसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि उसमें एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। एक केटायन होगा, एक एनायन होगा, यानी एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक निगेटिव पार्ट होगा, वो साल्ट कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो साल्ट्स क्या, साल्ट्स को पहचानने का तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 पार्ट्स होता है, एक केटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। अभी देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और चीजें समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसमें क्या है, एक पार्ट केटायन है यानी कि Ca+2 है और एक पार्ट एनायन है Cl-1। ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम 3 में जाता है और सल्फेट जो होता है वो +2 में होता है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, अगर आपको ध्यान हो तो, Al2SO4 का
होल थ्राइस, ठीक है ना, ये Al2SO4 का होल थ्राइस, तब जाके ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6। तो इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम +3 अलग हो जाएगा और सल्फेट +3, सल्फेट 2- अलग हो जाएगा। ये पानी में डालोगे ना तो ऐसे ही टूटता है। पानी में जब हम डालते हैं NaCl को, मतलब कोई भी साल्ट को पानी में डालोगे तो ये केटाइन और एनाइन में टूट जाता है, तो हमें मालूम चल जाता है कि हाँ ये इसमें एक केटाइन है एक एनाइन है, यानी कि ये साल्ट है। सेम वैसे ही पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड, इन सब के फॉर्मूले आप लिख सकते हो। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम हो गया आपका, सॉरी, पोटेशियम हो गया K और नाइट्रेट हो गया NO3, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम कार्बोनेट क्या बनाओगे, Na2CO3, क्योंकि कार्बोनेट 2- होता है। जिंक कार्बोनेट क्या बनाओगे, ZnCO3, क्योंकि जिंक +2 होता है, कार्बोनेट 2- होता है। सोडियम एसीटेट क्या बनाओगे, जरा एसीटेट बताओ क्या होता है। एसिटिक एसिड याद है आपको क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता था, CH3COOH, तो ये H हटा दो और यहां पे सोडियम को बैठा दो, तो देखो इसमें भी एक प्लस पार्ट है एक निगेटिव पार्ट है, ये वाला आपका निगेटिव पार्ट है और सोडियम प्लस पार्ट है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH4+ अमोनियम और क्लोराइड यानी NH4Cl, तो ये आपका बन गया अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हो, और आप सारे फॉर्मूले में देख रहे हो, सारे साल्ट के फॉर्मूले में देख रहे हो कि एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है, यानी कि जब इन सबको पानी में डालोगे तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में टूट जाते हैं। क्लियर है ना। तो इससे एक बात यहां साबित हो गई कि पानी में साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि पानी में जैसे ही हम साल्ट डालेंगे ये उसमें घुल जाएंगे और प्लस पार्ट और माइनस पार्ट दे देंगे, यानी कि केटाइन एनाइन दे देंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दे देंगे। और हमें कंडक्शन के लिए चार्ज ही तो चाहिए, तो जैसे ही हमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मिल जाएगा वो कंडक्ट कर देगा। तो अगर पानी जो है ना, पानी अगर कंडक्टर बनाना है अच्छा, तो उसमें क्या करो ना, थोड़ा सा नमक मिला देना। पानी में थोड़ा सा नमक मिला दोगे ना तो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि NaCl उसमें मिला रहे हो तुम, तो Na+ और Cl- उसमें जाएंगे, मिल जाएंगे और चार्जेज ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा करंट फ्लो होगा। क्लियर। तो साल्ट्स आपको समझ में आ गया कि साल्ट्स होते क्या हैं, साल्ट्स को पहचानने का तरीका भी समझ में आ गया। अभी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। पहले कुछ बातें, कुछ जनरल बातें साल्ट के बारे में। साल्ट एक जनरल नाम होता है, इट डज नॉट रिफर ओनली टू NaCl। हम लोग जब साल्ट बोलते हैं ना, बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, अच्छा सर NaCl के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, साल्ट इज ए जनरल टर्म विच इज यूज्ड फॉर, उन सभी सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है जो कि एक केटाइन और एनाइन से मिलकर बने। बात समझ में आई ना। जैसे कि NaCl ही सिर्फ साल्ट नहीं होता, ये CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये सारे साल्ट हैं, ये सब साल्ट हैं। कई बार ऐसे बच्चे को दिमाग में हो जाता है कि NaCl ही सिर्फ साल्ट होता है। NaCl एक साल्ट है जिसका हम लोग घरों में ज्यादा यूज करते हैं, जिसको कि साल्ट, नमक साल्ट बोलते हैं, तो इसीलिए हमारे दिमाग में ज्यादातर वही रहता है। लेकिन साल्ट एक जनरल नाम है, और ये सिर्फ NaCl ही नहीं है, बल्कि जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव केटाइन और एनाइन का मिलके जो भी कंपाउंड बना है, उन सारे कंपाउंड को हम लोग साल्ट बोलेंगे। ज्यादातर NaCl यूज होता है। ठीक है, नोट करते हैं कुछ बातें। तो जब भी मैं साल्ट बोलूं तो ये मत सोचना कि मैं NaCl के बारे में बात कर रहा हूं। साल्ट बोलूं यानी कि मैं एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें पॉजिटिव आयन भी है, निगेटिव आयन भी है। ठीक है, जैसे कि ये सारे, ये जितने आपके सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे के सारे साल्ट हैं। जो साल्ट होता है ना, इसमें जो पॉजिटिव आयन होता है, ये जनरली एक मेटल होता है या अमोनिया होता है, NH4+। अब ध्यान से देखिए,
देखिए इसमें Na प्लस है पॉजिटिव आयन, इसमें पॉजिटिव आयन भी एक मेटल है, इसमें भी मेटल एल्युमिनियम है, इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है। आप देख रहे हैं ज्यादातर जो है वो मेटल है या अमोनिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मेटल है, तो जितने भी पॉजिटिव वाले पार्ट होते हैं ना, पॉजिटिव आयन, वो मैक्सिमम केस में मेटल होगा या अमोनिया आयन होगा। ये भी बात समझ में आ गई। ये पहचानने का एक और तरीका हमें मालूम चल गया। साल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स, साल्ट्स जो होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि बेस और एसिड को हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेकर जाते हैं, और कई ऐसी बार होता है कि HCl जो कि एक एसिड है गैस के फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जो साल्ट्स होते हैं वो ज्यादातर सॉलिड्स के रूप में ही आते हैं, ज्यादातर सॉलिड्स ही बनते हैं रिएक्शन के दौरान, ज्यादातर सॉलिड्स के फॉर्म में ही ये बनते हैं। तो साल्ट्स जो होते हैं ये मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, अगर ये सॉलिड होगा, मजबूत होगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिड एंड बेस। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होती है, एसिड की कि बेस की कि साल्ट की? तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? साल्ट की। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। तो साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एसिड एंड बेस। साल्ट्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने अभी बता दिया कि साल्ट्स जो होते हैं वो पानी में ज्यादा पानी में ही घुले रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि साल्ट्स ज्यादातर पीपीटी बनता है, पीपीटी बहुत कम ही बनता है। ये जनरली पानी में घुल जाते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं। साल्ट्स आयोनाइज इन वाटर इनटू केटायन एंड एनायन, और जब केटायन एनायन में आयोनाइज हो जाएगा, साल्ट जो है सो प्लस पार्ट और निगेटिव पार्ट में टूट जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। तो मैंने ये दोनों बातें एक साथ लिख दी है कि साल्ट्स यूजुअली जनरली वाटर में सोलुबल होता है, पानी में घुल जाता है, और पानी में घुल के केटायन और एनायन में आयोनाइज हो जाता है, और जब आयोनाइज हो गया तो करंट को भी फ्लो करेगा। क्लियर? अब हम लोग जरा बात करते हैं कि साल्ट्स कैसे कैसे बन सकते हैं। साल्ट्स जो हैं वो कब कब बनेंगे, ये एक्चुअल में आपका रिवीजन है एसिड और बेस का, ठीक है ना। एसिड और बेस का एक टाइप का ये रिवीजन है। साल्ट्स कब कब बनते हैं? पहला केस देखिए, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब भी हम लोग किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस के साथ कराते हैं तो क्या होता है? साल्ट बन जाता है। जैसे कि ये बन गया सोडियम सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। या NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है, इन दोनों से मिलकर NaCl बन गया और H2O बन गया। तो आपने देखा एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके हमने साल्ट बना दिया, इसमें प्लस पार्ट और नेगेटिव पार्ट। क्लियर है ना? ये एसिड बेस के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं। या आप एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, याद है आपको? मेटल के साथ जब हम लोग एसिड का रिएक्शन कराते थे तो क्या होता था? एक साल्ट बनता था और H2 गैस निकल जाती थी। याद आ रहा है ना? तो इस तरीके से भी हम लोग साल्ट बना सकते हैं, मेटल को एसिड से रिएक्शन करके भी साल्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम को हमने HCl से रिएक्शन कराया था वहां पे, और हमने MgCl2 बना दिया था और ये H2 गैस निकल गया। क्लियर है ना? तो साल्ट बनाने का ये दूसरा तरीका है कि हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करा दें। ये सब पिछला रिवीजन है, चाहे तो आप लिखें या चाहे तो सिर्फ हेडिंग लिख लें, ये लिख लें, ये लिख लें, और चाहे तो ये एग्जाम्पल भी लिख लें। लिख लेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एसिड की रिएक्शन हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करते थे और साल्ट बनाते थे। याद करो कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग एसिड जैसे कि HCl से कराया तो हम लोग क्या क्या बनाते थे? साल्ट बनता था जैसे कि NaCl, और क्या क्या बनता था? एक CO2 गैस बनता था और पानी बनता था। या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, इसकी रिएक्शन मान के चलो HCl से करा दिया तुमने, तो भी साल्ट बनता था, CO2 गैस बनता था और H2O बनता था। तो आपने देखा ये साल्ट बनता था कब? जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग एसिड से कराते थे। क्लियर है ना? आगे देखिए, एसिड की रिएक्शन जब मेटेलिक ऑक्साइड से कराते थे,
एसिड की रिएक्शन जब मेटेलिक ऑक्साइड से कराते थे तो भी साल्ट बनता था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते थे वो बेसिक इन नेचर होते थे। याद है आपको? मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल जैसे कॉपर, उसके साथ ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है? मेटल ऑक्साइड है। और ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो इनकी रिएक्शन जैसे ही तुम किसी एसिड के साथ कराओगे तो साल्ट बन जाएगा। देखिए CuCl2, कॉपर क्लोराइड साल्ट बन गया और पानी बन गया, ठीक है ना। तो ये एसिड से हम लोग अलग अलग चीजों से रिएक्ट करके ये साल्ट बनाने का नियम जानते थे। और भी थे, जैसे कि बेस पे अब आ जाओ, बेस की प्रॉपर्टी पे आ जाओ। बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करके, वो तो पहले ही हो चुका है। अब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करके भी साल्ट बनता था, एक स्पेशल केस का साल्ट। याद कीजिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन जिंक या एल्युमिनियम के साथ कराते थे तो इस टाइप का साल्ट बनता था, जिसका नाम, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। याद आया? या स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन जब एल्युमिनियम के साथ कराते थे और इसमें पानी की मात्रा भी थोड़ी सी रहती थी तो बनता था सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों याद रखिएगा दोनों को, ठीक ना। ये H2 गैस और ये भी H2 गैस। या हम लोग जब बेसिस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराते थे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, याद है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे हमने बेस ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि CO2 या P2O5 या NO2, ये सारे सारे क्या हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इनकी रिएक्शन जब कराएंगे तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। और ये आपका बेस है ही, तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा ही, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम CaCO3 बन गया। तो ये सारे कुछ तरीके थे जिससे कि हम लोग साल्ट बनाते थे पहले। क्लियर है? तो आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने एक बार इसलिए रिवाइज करा दी कि उससे एक एसिड बेस की प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो गई और साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लिए कि साल्ट किन किन तरीकों से बन सकता है। क्लियर है? अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, अभी पुरानी चीजें ही चल रही है। कई बार क्या होता है ना, फैमिली ऑफ साल्ट पूछ लेते हैं, फिर से इसको नीचे ले जाना होगा। कई बार क्या होता है कि साल्ट्स की फैमिली पूछ लेते हैं कि बताओ ये जो साल्ट्स है इसमें एसिड कौन सा यूज हुआ है या बेस कौन सा यूज हुआ है, ठीक ना। एसिड फैमिली बता दो, बेस फैमिली बता दो। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला था सोडियम क्लोराइड का? NaCl। NaCl इसका फॉर्मूला है ना, सोडियम क्लोराइड। अब जरा मुझे बताइए इसमें एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? तो एसिड में एक H+ होगा और कोई ना कोई नेगेटिव आयन होगा, तो जो नेगेटिव आयन होगा वो Cl ही तो होगा। यानी कि एसिड कौन सा होगा? HCl वाला एसिड होगा, ताकि इसका H हट गया होगा और Cl आ गया होगा। तो एसिड इसमें कौन सा यूज हुआ होगा? HCl, यानी कि क्लोराइड फैमिली वाला एसिड होगा। ये कौन सा होगा? क्लोराइड फैमिली वाला एसिड होगा। और इसमें बेस कौन सा यूज हुआ होगा? यानी कि NaOH, तभी तो OH और ये वाला H मिलके H2O बना होगा और Na और Cl मिलके NaCl बना होगा। यानी इसमें बेस कौन सा यूज हुआ होगा? बेस NaOH, यानी कि सोडियम फैमिली वाला बेस यूज हुआ होगा। तो मैं इसमें दोनों चीजें बता रहा हूं कि NaCl में कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज होके बना होगा और उनकी फैमिली भी बता रहा हूं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज द कैल्शियम क्लोराइड। तो एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? यही वाला HCl वाला ही एसिड यूज हुआ होगा, यानी क्लोरीन फैमिली ही। और बेस कौन सा यूज हुआ होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम फैमिली यूज, कैल्शियम फैमिली का बेस यूज हुआ होगा। क्लियर है?
एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? याद ध्यान से सोचो, इसमें एसिड यूज हुआ होगा H2SO4, तभी तो इसका सल्फेट गया और H2 जो है सो पानी बनाने के लिए अलग चला जाएगा। तो यानी कि सल्फेट फैमिली। कौन सा फैमिली? सल्फेट फैमिली। और बेस कौन सा यूज हुआ होगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कौन सा फैमिली? एल्युमिनियम फैमिली। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का क्या फॉर्मूला होता है? K, और नाइट्रेट NO3। यानी कि एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? NO3 से याद करो कौन सा एसिड होगा? इसके पहले H एक होगा, यानी कि नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रेट आयन, यानी कि नाइट्रेट फैमिली एसिड में आया होगा। और बेस में कौन सा आया होगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा? पोटेशियम फैमिली। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3। तो एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? जाहिर सी बात है, कार्बोनेट आ रहा है तो कार्बोनेट के साथ कौन सा? कार्बोनिक एसिड आता है, याद है आपको? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसी से कार्बोनेट आया होगा। और बेस कौन सा होगा? NaOH। क्लियर? तो यानी कि कार्बोनेट फैमिली, यहां पे लिख लीजिएगा कार्बोनेट फैमिली। और यहां पे तो सोडियम फैमिली आई। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो फिर से यहां पे कौन सा एसिड? H2CO3, और यहां पे जिंक हाइड्रोक्साइड आया होगा। सोडियम एसीटेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड आया होगा, कार्बोनेट वाला। ठीक है। सोडियम एसीटेट, अभी मैंने बताया सोडियम एसीटेट का पीछे फॉर्मूला, यानी इसमें एसिड कौन सा यूज हुआ होगा? एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, जिसको कि एसीटेट आयन बोल सकते हैं या एसीटेट फैमिली का बोल सकते हैं। और बेस यही सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसमें कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? HCl वाला। और बेस कौन सा हुआ होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि जो साल्ट बना होगा उसमें एसिड और बेस कौन सा होगा, मतलब एसिड कौन सा यूज हुआ होगा और बेस कौन सा यूज हुआ होगा। ये बात आपको इस चार्ट से समझ में आ रही होगी। इसमें मैंने फैमिली भी बता दिया। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें कौन सा एसिड फैमिली है और कौन सा बेस फैमिली है, तो वो नाम बताना भी बहुत आसान काम है। ये भी कोई नया नहीं है, ये भी अगर देखा जाए, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो ये आपके लिए पुराना ही है। ठीक है ना? ये भी कोई नई चीज नहीं है। तो साल्ट्स की फैमिली पर हम लोगों ने बात कर ली। अब जरा हम लोग बात करते हैं साल्ट्स की पीएच पे। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? पीएच ऑफ द साल्ट्स। देखिए, अब आप कहोगे कि साल्ट जो होता है उसका पीएच तो 7 होता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग पीएच स्केल पे ये बात जानते थे ना, ये आपका पीएच स्केल होता था, यहाँ 0, 1, यहाँ बीच में 7 और इधर की तरफ 14। तो हम लोग कहते थे यहाँ की सारी चीजें न्यूट्रल होती है, 7 पे न्यूट्रल होता है, जैसे पानी हो गया, जैसे NaCl हो गया, जैसे कोई भी साल्ट हो गया। यहाँ पे एसिडिक होता है और यहाँ पे बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था, पता नहीं क्यों बोला था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कि हर साल्ट की अपनी अलग अलग बातें होती हैं। कुछ साल्ट होते हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं और उनका पीएच 7 होता है, लेकिन कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है। यानी कि कुछ नाम के तो साल्ट होते हैं लेकिन वो बेसिक होते हैं, कुछ नाम के तो साल्ट होते हैं
लेकिन वो वास्तव में एसिडिक होते हैं। मैंने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पढ़ाने के समय थोड़ी सी ये बात की थी, लेकिन अब डिटेल में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं, साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लो। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि NaOH प्लस H2SO4, H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब आप कहोगे कि हम कैसे याद करें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, या कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। तो मैंने जो पहले एग्जांपल्स कराए थे ना पीएच पढ़ाने के समय, जो हर जगह 3-3 4-4 लिखे थे, आप वहीं याद कर लीजिएगा, बस उतना ही काफी है। या मैं जो ये पीएच पढ़ाने के समय जितना लिखवा रहा हूं इतना ही दिमाग में रखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl HNO3 और H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH। ठीक है ना, अभी और आगे आएगा। पीएच पढ़ाने के समय मैंने 4-5 लिखाया था, सब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, सबके 2-2 3-3 लिखाए थे, बस उतना ही दिमाग में रखिएगा, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है ना, वैसे भी ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल होती है, एक्सपेरिमेंट करके मालूम किया जाता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिलहाल देखिए, जब इन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिलाप होगा तो जो साल्ट बनेगा, जैसे यहां पे NaCl बनेगा, यहां पे KNO3 बनेगा, ठीक है, यहां पे Na2SO4 बनेगा, और इधर की तरफ तो पानी बनेगा ही सब में। तो ये जो साल्ट बनेंगे, ये साल्ट बिल्कुल न्यूट्रल होंगे, जिनका pH 7 के बराबर होगा। बात समझिए, ये बिल्कुल न्यूट्रल होंगे और इनका pH 7 के बराबर होगा। अब इसके अंदर की बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्यों इनका pH 7 होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अगर समझ में आ गया तो आगे की चीजें समझ में आ जाएगी। सुनिए, जैसे मान के चलिए एक बीकर हमने लिया, ठीक है, और पहला वाला एग्जांपल मैं इसमें डाल रहा हूं। मैंने इसमें NaOH डाल दिया, ठीक है, पानी है पहले से इसमें, और इसमें मैंने HCl डाल दिया, ठीक है। तो जब NaOH इसमें डाला तो क्या होगा, इसमें पानी में जाएगा और Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितने मॉलिक्यूल NaOH के जाएंगे उतना ही OH माइनस और Na प्लस बनेगा। यानी कि अगर 100 मॉलिक्यूल हमने NaOH के डालें तो 100 Na प्लस मिलेगा और 100 OH माइनस मिलेगा। HCl भी जब इसके अंदर जाएगा तो अगर मान के चलो हमने 100 HCl मॉलिक्यूल डाला तो इसके अंदर H प्लस भी 100 बनेंगे और Cl माइनस भी 100 बनेंगे। तो यानी कि ये 100 H प्लस, 100 OH माइनस, 100 Na प्लस, 100 Cl माइनस, तो 100 Cl और HCl मिलके NaCl बन जाएगा, और ये H प्लस और OH माइनस सब मिलके H2O बन जाएंगे। अब ना तो इसमें एसिड बचा ना बेस बचा, इसीलिए ये 100% न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि NaOH और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये फुल्ली आयोनाइज होंगे। अगर 100 मॉलिक्यूल होगा तो 100 के 100 H प्लस बनेंगे और निगेटिव आयन बनेंगे, और बेस में 100 के 100 OH माइनस बनेगा और 100 के 100 Na प्लस बनेगा। क्लियर है? लेकिन अब जरा आगे आइए, आगे समझिए। अगर मान के चलिए दूसरा केस हम ले रहे हैं जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया, एसिड अब हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेस कैसा ले रहे हैं, वीक। जैसे पहले कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे वीक बेस, जैसे हमने मान लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक में आते हैं। ठीक है, वीक में आप यहां पे लिख लीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 4-5 ऐसे नाम है जो कि वीक बेस में आते हैं। इनके रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से कराओ, HCl से कराओ, H2SO4 से कराओ या HNO3 से कराओ। जब कराओगे ना तो साल्ट तो बनेगा ही। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बना, यहां पे क्या बना, कॉपर सल्फेट बना, कॉपर सल्फेट,
और H2O तो बनेगा ही बनेगा, साल्ट तो बना। लेकिन अब ये साल्ट थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, समझो इस बात को। जब हमारे पास एसिड स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगा, तो जो साल्ट्स बनेगा वो एसिडिक इन नेचर बनेगा। साल्ट्स जो होगा वो नेचर में एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि हमने एसिड स्ट्रांग लिया था और बेस वीक लिया था। तो जब साल्ट आपका एसिडिक बनेगा तो उसका पीएच 7 से कम होगा। यानी कि इस तरीके के साल्ट के पीएच कितना होगा? 7 होगा क्या? नहीं, 7 से कम होगा। यानी कि ये एसिडिक साल्ट होंगे। हैं साल्ट, लेकिन इनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। यानी इनके पास अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाओगे इन साल्ट के पास, इन साल्ट के सॉल्यूशन में, ऐसे साल्ट के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाओगे तो उसको फाइनली वो रेड में बदल देगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर है। क्यों? इसके अंदर की बात समझिए, अंदर की बात समझिए। पहला वाला एग्जांपल मैं इसमें डाल रहा हूं। जैसे मान के चलिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला, पहले से इसमें पानी है, पानी में हम सब कुछ घोल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, यानी कि इसके अगर हम 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 50 से 60 ही OH माइनस मिलेगा और 50 से 60 ही NH प्लस मिलेगा, NH4 प्लस। लेकिन इधर से हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला, जैसे कि HCl, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जैसे कि HCl। ये हमने वीक बेस था तो आधा अधूरा आयोनाइज होगा, क्योंकि वीक बेस पार्शियली आयोनाइज होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो फुल्ली आयोनाइज होगा। बताया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फुल्ली आयोनाइज होते हैं, जबकि वीक एसिड और वीक बेस पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो वो 50-60 ही OH माइनस बनेगा और 50-60 NH4 प्लस बनेगा, क्योंकि सारे के सारे आयोनाइज नहीं होंगे। लेकिन जब HCl अगर हमने 100 मॉलिक्यूल डाला तो 100 के 100 H प्लस बनेगा और 100 के 100 Cl माइनस बनेगा। अब ये बन गया साल्ट, और ये 100 H प्लस में से मात्र 50-60 ही इस OH को खत्म कर पाएगा। इस OH के साथ 50-60 ही मिलेगा, तब भी 40 H प्लस तो बच गया ना, 40 H प्लस तो बच गए ना, 40 से 50 H प्लस तो बच गए। तो सॉल्यूशन में तो H प्लस है, अभी सॉल्यूशन में क्या है? H प्लस है, यानी कि हमारा एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। वो साल्ट बना, अमोनियम क्लोराइड साल्ट बना, लेकिन उसमें H प्लस भी है। इस कारण से ये जो साल्ट बना, इसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एसिडिक इन नेचर होते हैं। कई बार बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर की बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम वैसे ही अगर हम वीक एसिड लेते हैं, एसिड कैसा ले रहे हैं हम? वीक। और इस बार बेस कैसा ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग। इस बार हम बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे। जैसे देखो, हमने NaOH बेस लिया, लेकिन एसिड हमने वीक लिया, H2CO3। जानते हो ये बहुत ही वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है। या CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो साल्ट तो बनेगा भैया, Na2CO3 बनेगा, यहाँ पे CH3COONA बनेगा, ये साल्ट तो बनेगा और साथ में H2O भी बनेगा। लेकिन अब इन साल्ट की खासियत कैसी होगी? ये बेसिक इन नेचर होंगे। क्यों? क्योंकि अब वही वाला केस कि इसमें जब तुम NaOH डालोगे तो OH माइनस 100 के 100 मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन जब ये H2CO3 या एसिटिक एसिड डालोगे तो इसमें 100 मॉलिक्यूल अगर तुमने डाला, तो ये चूंकि वीक एसिड हैं, इसलिए ये मात्र 50 से 60 ही H प्लस दे पाएंगे। तो 100 के 100 OH माइनस हैं, लेकिन H प्लस कितना है? कम है। तो यानी कि 50-60 इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके H2O बनने के बाद भी OH 40 से 50 बच ही जाएंगे। तो यानी कि वो सॉल्यूशन में रहेंगे ही रहेंगे। तो जब सॉल्यूशन में रहेंगे तो सॉल्यूशन को बेसिक बना देंगे। सॉल्यूशन में साल्ट बना
साल्ट है लेकिन OH माइनस भी तो है, क्योंकि उसको भरपूर H प्लस नहीं मिल पा रहा है न्यूट्रलाइज होने के लिए, तो OH माइनस सॉल्यूशन में है, तो इस कारण से सॉल्यूशन हमारा बेसिक इन नेचर होगा। क्या बात समझ में आ गई? हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। और जब बेसिक होगा तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 से ज्यादा। यानी कि इस तरीके के सॉल्यूशन के पास जब तुम रेड लिटमस पेपर लेकर आओगे तो उसको फाइनली ब्लू बदल देगा। क्लियर? अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस होगा तब क्या होगा? तब पीएच वैल्यू 7 के बराबर ही रहती है, क्योंकि वीक एसिड भी पार्शियली आयोनाइज करेगा, वीक बेस भी पार्शियली आयोनाइज करेगा, दोनों आधा अधूरा आयोनाइज हुए, आधा अधूरा कैंसिल आउट होंगे, बात खत्म। 50-60 H प्लस मिलेगा, 50-60 OH माइनस मिलेगा, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होंगे। चलो भागो। जैसे एग्जांपल देख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और CH3COOH, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ये बन गया साल्ट आपका। क्योंकि इसमें ये लंबा होता है इसीलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं और पॉजिटिव बाद में लिखते हैं। जनरली हम लोग पॉजिटिव पहले और निगेटिव बाद में लिखते हैं, लेकिन ये लंबा है ना तो इसीलिए पहले इसको लिख लेते हैं और साथ में H2O बन गया। ठीक है ना? और भी कई तरीके के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको कि साल्ट का पीएच वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि साल्ट का पीएच 7 ही रहेगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। कब होगा ये भी मैंने बताया, उसके अंदर की बात भी मैंने बताई। कंपटीशन वाले उसके अंदर की बात पूछते हैं कि यहाँ कंसंट्रेशन से वो पूछेंगे कि कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। ये तो कोई भी बता देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? तो ये तो कोई, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि हाँ सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, गधा भी बता देगा। लेकिन उसके अंदर की बात क्या है, क्यों ऐसा हुआ, वो कौन जानेगा? जो इंटेलिजेंट होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका एक्टिविटी 2.13 और 2.14 भी कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी 2.13 और 2.14 मैंने ऐसा ये साल्ट का आपका बनाया था, ये जो थ्योरी था, थ्योरी का पार्ट मैंने ऐसा बनाया था कि वो भी आपका इसी में कवर हो जाए। ये खुद से मैं बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से टिप टाप के आपको पढ़ाता हूँ। ये सारी चीजें जो भी थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है ना, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद से लिखा है। बुक्स की हेल्प लेता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बुक्स की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन कैसे लिखना है, कैसे पढ़ाना है, कब कौन सी चीज पढ़ानी है, ये सारा कुछ मेरा खुद का होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैंने ऐसा इसको बनाया था कि एक्टिविटी 2.13 और 2.14 आपका इसी में कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग साल्ट जो है, कुछ नाम है जो आपके एनसीईआरटी में, उसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप इस लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, साल्ट पर पूरा फोकस कर लीजिए, एसिड बेस पर भी पूरा फोकस कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे मुझे ये चैप्टर खत्म करने में। ठीक है? और 1-2 बात ये है कि नोट्स जरूर बनाइएगा। ये ना हो कि सिर्फ आप लोग सामने की तरफ मोबाइल रख के पढ़ते जा रहे हो और सुनते जा रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तो नोट्स जरूर बनाइए। और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस पर पहले प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन एक बार करेंगे, इस पर भरपूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो लेक्चर कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि इतनी धांसू टाइप की पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी इनवाइट कीजिए, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये सारी बातें आप लोग जानते हो यार। ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।